हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि अच्छे हो गए। आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुरुजय गुरु पे। गाइज, ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा। लेक्चर नंबर 4 था, वो ज़रूर देखिएगा। उसका एक रीज़न ये है कि इस लेक्चर के अंदर हम जो सीखने वाले हैं वो सारी चीज़ें, जो जनरल एंट्री वगैरह सारी चीज़ें हैं, वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीखी है। अब है ऐसा कि मुझे आपको बुक में सम गिन के सॉल्व करके दिखाना है, तो अभी मैं पूरा सम एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप अपने पास अपनी बुक रखिएगा ताकि जो चीज़ मैं बुक में लिख रहा हूँ आपको क्लियरली दिखे। मैं चाहूँ तो आपको साइड में फ़ोटो सेट कर सकता हूँ, पर उसमें आधी स्क्रीन कवर हो जाएगी, तो आधी स्क्रीन में आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो क्लियरली नहीं दिखेगा। दैट इज़ वाई मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, ठीक है। फिर भी हम ट्राई करते हैं आगे क्या हो सकता है। नाउ, राजेश एंड पुष्पा एंड प्रतिभा आर द पार्टनर्स ऑफ श्रीनाथ जी ट्रेडर्स पार्टनरशिप फर्म। हमारे पास 3 पार्टनर्स है, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। एंड पार्टनरशिप फर्म की बात करें, देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो जो है वो 2:3:1 है। द फर्म्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 इज एज अंडर। बैलेंस शीट हमें देके रखिए, तो पूरी बैलेंस शीट चेक करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें है, देके रखिए। ऊपर लिखा है श्रीनाथ जी ट्रेडर्स बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017, लायबिलिटी एंड असेट्स हमें देके रखा है। तो इस साइड लायबिलिटी की बात करें तो कैपिटल दिया है तीनों का कैपिटल जो है वो कितना हो रहा है, टोटल 5 लाख। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी की बात करें तो 10% बैंक लोन दिया है। उसके बाद करंट लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, उसके बाद वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, उसके बाद जो है असेट साइड, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट। करंट असेट की बात करें तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस एंड इनकम रिसीवेबल। वैसे अलग अलग इनकम देके रखिए, दोनों साइड का असेट देके रखिए और दोनों साइड का टोटल सेम हो गया। नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके एडजस्टमेंट्स। सबसे पहले हम इसको ही सॉल्व करने वाले, इस एडजस्टमेंट को, उसके बेसिस पे ही आगे बढ़ेंगे हम। नाउ, अब इसके अंदर क्या है हमारे पास, As above date of the balance sheet, partner decided to change their profit sharing ratio to 1:1:1. पार्टनर्स ने क्या डिसाइड किया कि भाई हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 1:1:1 रहेगा। On this date, they decided to reevaluate the assets and liability for which information is as under. उन लोगों ने डिसाइड किया कि जो हमारी असेट एंड लायबिलिटी है वो कुछ इस हिसाब से होनी चाहिए। चलो, हमारे पास अलग अलग 7 एडजस्टमेंट है। अब समझना हर एक चीज को, जिसको कनेक्शन है ऊपर हमारा जो भी सम है उसके साथ टिक कर देना अपनी बुक के अंदर पेंसिल से, ताकि पता चले कि ये एडजस्टमेंट के साथ कनेक्टेड है। और हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो वो चीज ऊपर से सॉल्व हो जाएगी। फिर जो चीज अनटिक है, जिसको टिक नहीं किया, वो चीज बाकी रहेगी, उसको बैलेंस शीट में एज इट इज लिख देना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000। क्या बोला कि वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज अप टू, वर्ड कौन सा यूज किया है, अप टू 2,50,000। इसका मतलब यहां तक आपको बनाना है, उसका वैल्यू जो है वो 2,50,000 तक रखना है। एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय, अब कौन सा वर्ड यूज किया है, बाय। देखो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बाय का मतलब क्या होता है कि अंदर बिल्डिंग सपोज मान लो कि 1 लाख रुपीज देके रखी है, तो उसमें बाय वर्ड यूज किया तो आपको उतना प्लस कर देने का 50,000, तो मतलब वैल्यू हो गई 1,50,000। अब अप टू या सिर्फ टू, उसका मतलब क्या होता है, मान लो कि अंदर आपको जो बिल्डिंग देके रखी है वो 1 लाख रुपीज है, कोई भी चीज है, और बोला है उसकी वैल्यू 2 लाख कर देनी, 2,50,000, मतलब टोटल वैल्यू 2,50,000 कर देनी। इसका मतलब इंक्रीज कितना करना है, 1 लाख, ये 5 है सॉरी, 1,50,000 का इंक्रीज करना है। ये दोनों में फर्क है, ये याद रखना गाइज। थोड़ा इंग्लिश है तो फर्क तो पड़ेगा। नाउ क्या था, इंक्रीज अप टू का मतलब वहां तक कर देंगे, और इंक्रीज बाय मतलब इतने से इंक्रीज कर देंगे। चलो मैं इसका अंदर वैल्यू दिखाता हूं आप लोगों को। तो अंदर जो लैंड है वो हमारे पास कितनी लैंड है, तो लैंड की अगर बात करें तो लैंड हमारे पास कितनी है, 1,80,000। उसकी वैल्यू 2,50,000 तक ले जानी है, मतलब 1,80,000 के अंदर मुझे कितना प्लस करना पड़ेगा, 250 करने के लिए 70,000 मुझे प्लस करना पड़ेगा। इतना इंक्रीज हुआ, सिंपल। क्लियर?
उसके बाद जो भी बिल्डिंग के अंदर बोला था कि भाई उसकी वैल्यू जो है 50,000 से इंक्रीज करनी है, तो 3 लाख है उसमें 50,000 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 3,50,000 डायरेक्टली। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, उसके बाद देखिए रखा है द वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000। अप टू का मतलब 80,000 तक वैल्यू कर देनी है। अंदर जो भी वैल्यू है, मतलब मान लो कि 1 लाख रुपीज है तो 20,000 डिक्रीज करके 80,000 कर देना, अंदर जो भी है। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी रिड्यूस 30%। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30% से रिड्यूस कर देंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व at 20% and discount reserve 5% is to be made on debtors। डेटर्स के ऊपर बैड डेट रिजर्व 20% करेंगे, डिस्काउंट रिजर्व 5% रखेंगे। ठीक है, आगे द स्टॉक वैल्यू ऑफ 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। अब देखो अंदर हमारे पास स्टॉक कितने का भी हो, बट 15,000 का जो स्टॉक है उसकी 20% वैल्यू डिक्रीज करनी है, मतलब 3,000। अब अंदर 1 लाख रुपीज भी दिया हो तो भी हम रिड्यूस कितना करेंगे, 3,000, क्योंकि पूरे के पूरे स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस नहीं हो रही है, सिर्फ किसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, 15,000 की। ये समझना जरूरी है। क्लियर? नेक्स्ट, कोई बात नहीं समझ में कोई चीज आ रही है तो अभी जब मैं प्रैक्टिकली कराऊंगा ना तो उस टाइम पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हमें 20,000 के अमाउंट पे करनी नहीं है, बेनिफिट हुआ हमें यहाँ पे। तो जो क्रेडिटर्स की वैल्यू होगी उसमें से हम 20,000 डिडक्ट कर देंगे। एंड फाइनली लास्ट वन, 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल आर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, लॉस हुआ। 2,000 की इनकम रिकॉर्ड नहीं की, फायदा हो गया। दोनों को रिकॉर्ड कर देंगे। फ्रॉम दी अबव इन्फॉर्मेशन राइट दी जनरल एंट्री। पहला सम है, जनरल एंट्री हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड ऑल्सो प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलो जनरल एंट्री एक बार लिख ले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो आपको आना ही आना है। इज इट क्लियर? यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बोला है, नेक्स्ट सम जब आगे आएगा तब बैलेंस शीट भी हमें बनाना होगा, तो उस टाइम पे हम बैलेंस शीट सीखेंगे। अभी हमें जनरल एंट्री बोला है। मैं आपको जनरल एंट्री पहले लिखवाऊंगा, उसके ऊपर से कैसे पोस्टिंग करनी है वो सिखाऊंगा, और डायरेक्ट कैसे करना है वो भी आपको सिखा दूंगा इसी सम के अंदर। इज दैट क्लियर? नाउ अब हम वीडियो पे जाते हैं। बुक के अंदर मैं आपको लिख के सारी चीजें दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कैसे अकाउंट बनाना है वगैरह वगैरह। मेरे पास इसकी टेक्स्ट बुक है तो शायद मैं उसमें से दिखाऊंगा, या तो फिर इसकी जो इमेज है वो हम साइड में रख देंगे। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके गाइस, तो अपनी बुक में देखिएगा क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास जो एडजस्टमेंट है उसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में सबसे पहले क्या देके रखा है, द वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000 एंड बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000। क्लियर? अब सबसे पहले जो लैंड है ना अंदर, उसको टिक कर दीजिए। अंदर जो लैंड होगा उसको पेंसिल से टिक कर दीजिए। देखो मैं आपको बुक में दिखाता हूँ, ये रहा, ये लैंड है बराबर, तो मैं इसको टिक कर दूंगा। फिर जब बिल्डिंग का पॉइंट है तो बिल्डिंग को भी टिक कर दूंगा। ये टिक करने का रीजन क्या है कि जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं उस टाइम पे थोड़ा काम में आता है। खैर यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बट ऐसी आदत हमें रखनी है, क्योंकि इसके बाद जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस टाइम पे जो चीज टिक हुई है उसको इग्नोर करना है। जैसे कि मशीन को टिक नहीं किया तो उसको रिकॉर्ड करना है। क्लियर? तो उस हिसाब से हमें पोस्टिंग करनी है, दैट इज वाई। इसलिए अभी जस्ट हम देखते हैं, हमारे पास लैंड जो है वो 1,80,000 का लैंड है। क्लियर? और अंदर हमें क्या बोला गया है कि वैल्यू ऑफ लैंड इज टू बी इंक्रीज अप टू 2,50,000। मतलब लैंड की वैल्यू 250 कर देनी है। 1,80,000 था तो 70,000 इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे नंबर 1 हम एंट्री क्या लिख सकते हैं, देखो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई तो हमें बेनिफिट होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्या होगा, डेबिट। तो लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर? और अमाउंट हम कितनी लिखेंगे, तो 2,50,000 माइनस 1,80,000 मतलब 70,000 लिखेंगे। ये 70,000 नरेशन में लिख देने का, बीइंग अमाउंट ऑफ लैंड इंक्रीज अप टू 2,50,000। जो हमारा पॉइंट क्वेश्चन है वही लिखते हैं, वो तो पता ही है सबको, नरेशन में तो कुछ खास चीज नहीं है, इसे मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं। और जैसे हम लाइन करते हैं वगैरह वगैरह सारी प्रोसीजर बाकी की सेम। क्लियर? नाउ सेकंड हमें एक और एंट्री लिखनी है, उसके अंदर ही था क्या था हमारे पास, तो भाई बोला था बिल्डिंग
वैल्यू इज टू बी इंक्रीज बाय 50,000, तो उसमें तो डायरेक्ट 50,000 बोल ही दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करेंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब उसके हिसाब से कितना अमाउंट इंक्रीज करना है, तो 50,000 हमें इंक्रीज करना है। चलो कर देते हैं 50,000 इंक्रीज। डन। फिर से लाइन बना दो, ये सारी प्रोसीजर सेम रहेगी, ये करना है मतलब करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट, उसके बाद वाला पॉइंट अब सेकंड नंबर एडजस्टमेंट, उसमें बोला था वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 80,000। अब अंदर देखो मशीनरी आपके पास कितनी है, तो भाई मशीनरी 1,20,000 की है, उसकी वैल्यू अब आपको डिक्रीज करनी है। क्लियर। उसकी वैल्यू अगर आप डिक्रीज करने जाओगे तो जब वैल्यू इंक्रीज हो रही थी असेट की, तो असेट को हमने डेबिट किया, तो अब जब वैल्यू डिक्रीज होगी तो उस असेट को मुझे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो मैं डेबिट क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। और देखने वाली चीज ये है कि मशीनरी 1,20,000 की है, उसकी वैल्यू 80,000 हो चुकी है, इसका मतलब वैल्यू रिड्यूस कितने से हुई, 40,000 से। तो अमाउंट में मैं डेबिट क्रेडिट में कितना लिख दूंगा, 40,000। क्लियर। तो ये हमारी मशीनरी की वैल्यू जो है वो मैंने रिड्यूस कर दी। चलो उसके बाद वाला एडजस्टमेंट क्या है, देखो जरा, तो इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड पॉइंट है, और इन्वेस्टमेंट में हमें वैल्यू क्या करनी है, इंक्रीज या डिक्रीज। तो ऐसा बोला है रिड्यूस्ड बाय 30%, रिड्यूस करनी है 30%, मतलब फिर से हमें उसकी वैल्यू जो है वो डाउन करनी है। तो सेम इसके जैसा इन्वेस्टमेंट भी मेरा क्या है, असेट है, इसे मैं क्या लिखूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इज दैट क्लियर, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और इन्वेस्टमेंट हमारा कितना है अंदर देखो जरा, इन्वेस्टमेंट सर 40,000 का है, उसका 30% रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है, तो 40,000 का 30% करो मतलब 12,000 करना है हमें रिड्यूस। देखो जो चीज इंक्रीज या डिक्रीज होती है ना, वही अमाउंट यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी, वो ध्यान में रखना। टोटल अमाउंट नहीं रिकॉर्ड करनी है, जिस चीज से प्राइस इंक्रीज होता है या तो फिर डिक्रीज होता है, वही अमाउंट को फोकस करना है। नेक्स्ट, चलो तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फॉर बैड डेट रिजर्व एट 20% एंड डिस्काउंट रिजर्व एट 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स। अब देखो अंदर डेटर्स हमारे 50,000 के हैं। अब उसका छोटा सा एक कैलकुलेशन मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि डेटर का कैलकुलेशन किस हिसाब से होता है। देखो यहाँ पे बीच में डेटर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो डेटर्स मेरे पास है, वैसे यहाँ पे नहीं करना चाहिए, बट अब बाहर जाए उससे बेटर यहाँ पे कर दूं। तो डेटर्स हमारे पास कितने हैं, देखो अंदर क्वेश्चन के अंदर हमें डेटर्स 50,000 के दे के रखे हैं। 50,000 माइनस, सबसे पहले क्या करने का, बेड डेप रिजर्व माइनस करने का। वैसे उससे पहले बेड डेप आता है, अगर सम के अंदर दिया है तो बेड डेप नहीं है। बेड डेप रिजर्व बोला है 20%, तो 50,000 का 20% कितना होता है, 10,000। तो पहले मैं 10,000 डिडक्ट करूंगा तो बैलेंस कितना आएगा, 40,000। क्लियर। अब 40,000 में से मुझे क्या माइनस करना है, तो दूसरी चीज जो दी है डिस्काउंट रिजर्व 5% वो, सो माइनस डिस्काउंट रिजर्व, और वो बोला है 5%। चलो तो 40,000 उसका 5% कर देते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 2,000। तो 40,000 में से 2,000 जाएगा, बैलेंस हमारे पास बचा 38,000। क्लियर। खैर ये 38,000 की अभी तो कोई जरूरत नहीं है, बट जो बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व आया ये हमारा लॉस है, इससे इन दोनों को हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे और बैड डेट रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व इन दोनों को क्या कर देंगे, हम लोग क्रेडिट कर देंगे। इज इट क्लियर। चलो तो ये एंट्री लिख देते हैं हम यहाँ पे, लाइन बना देता हूं ताकि मिक्सअप ना हो जाए सब कुछ। चलो तो एंट्री क्या रहेगी, 5 नंबर की एंट्री इस एडजस्टमेंट के लिए हमारी एंट्री क्या रहेगी, तो एंट्री ऐसी हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व अकाउंट, बीडीआर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप मत लिखना क्योंकि मुझे एग्जाम नहीं देनी है, टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट,
चलो अब दोनों की अमाउंट देखते हैं। बैड डेट रिजर्व हमारे पास कितना है 10,000, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट में 10,000 लिखता हूँ और डिस्काउंट रिजर्व 5% के हिसाब से मेरे पास 2,000 है। इन दोनों का टोटल 10,000 प्लस 2,000 कितना होगा 12,000। ये हमें डेबिट में लिखना पड़ेगा 12,000। क्लियर? तो ये हो गया हमारा एंट्री। इसके अंदर हमें बैड डेट रिजर्व बोला था एज वेल एज हमें उसके साथ डिस्काउंट रिजर्व भी बोला गया था। नाउ नेक्स्ट उसके बाद का एडजस्टमेंट जो है उसके अंदर बोला गया है कि द स्टॉक वैल्यू 15,000 इज टू बी रिड्यूस बाय 20%। तो मैंने पहले ही बताया कि अंदर का स्टॉक कितने का भी हो, वैसे अंदर 35 का दिया है, उसको देखना नहीं है हमें ये जो स्टॉक है ना उसका 15,000 का 20% करके रिड्यूस कर देना है। और रिड्यूस जब करेंगे तो लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन क्या होगा डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दिया तो क्रेडिट हम क्या करेंगे टू स्टॉक अकाउंट, और कितना हम करेंगे तो 15,000 का 20% मतलब 3,000 आएगा। कितना आएगा 3,000। अब देख सकते हो हर एक एंट्री के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है, या तो वो डेबिट होता है या तो वो क्रेडिट होता है। और उसका सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया था, अगर लॉस जहां पे होगा वहां पे रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, और जहां पे आपको बेनिफिट होता होगा, फायदा होता होगा, वहां पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बोला है अमाउंट ऑफ 20,000 इज नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। देखो ये बेनिफिट हो गया, हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं देना है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और क्रेडिटर्स को मुझे क्या करना पड़ेगा डेबिट करना पड़ेगा। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और कितना नहीं पे करना है अभी हमें, तो 20,000 हमें पे नहीं करना है, तो यहां पे 20,000 लिख देंगे। क्लियर? एंड लास्ट वन था कि भाई जो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है वो 3,000 के है, और रिसीवेबल इनकम जो है वो हमारा 2,000 का है। तो इन दोनों की एंट्री लिख देते हैं, दोनों की अलग अलग एंट्री होगी। पहले मैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात कर लेता हूं। तो देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के लिए एंट्री क्या होगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो है उससे मुझे लॉस हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट मुझे डेबिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और वो एक्सपेंस है 3,000। चलो ठीक है, एंट्री हो गई। अब दूसरा जो है उसमें मुझे बेनिफिट होता है, जो इनकम रिसीवेबल है तो उसको मैं डेबिट करूंगा। इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू रिवैल्यूएशन लिखेंगे हम, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000 रुपीज। इज इट क्लियर? नॉर्मल एंट्री है, जो हमारी इनकम रिसीवेबल है उससे हमें क्या होता है फायदा होता है, इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, इनकम रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, और रिवैल्यूएशन को उसमें हमने क्रेडिट किया है। जब हम अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें नुकसान होता है, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को क्रेडिट कर दिया। नाउ अभी भी एंट्री बाकी है, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होने के बाद प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, या लॉस आएगा तो भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस ट्रांसफर वाली जो प्रॉफिट या लॉस वाली एंट्री है वो बाकी रही है, तो उसके लिए जगह छोड़ देते हैं। और अब देखते हैं हम अकाउंट, जो हमें बोला गया था क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ। देखो बहुत ही सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। बट जो जनरल एंट्री लिखी है पहले उसके ऊपर से मैं आपको समझाता हूं कि किस हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट बना जाएगा। देखो बहुत सिंपल है, आपको अगर स्टैंडर्ड 11th याद है तो उसके अंदर आपने लेजर पोस्टिंग सीखा था, वही पोस्टिंग है। देखो फर्स्ट एंट्री क्या थी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। वैसे जहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है वैसे सब में आता है, उन सारी एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट है, तो मुझे कौन सी साइड लिखने का, क्रेडिट साइड। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्या लिखने का, लैंड अकाउंट। देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, उसमें क्रेडिट साइड लिखूंगा मैं बाय लैंड अकाउंट, बाय लैंड अकाउंट, और अमाउंट कितना है 70,000, ऐसे 70,000 लिख देंगे। क्लियर? फिर उसके बाद बिल्डिंग में भी ऐसा है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो मैं फिर से क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय ऑपोजिट नाम बिल्डिंग अकाउंट, और बिल्डिंग की अमाउंट कितनी है तो भाई वो है तो सर 50,000। चलो ठीक है 50,000 लिख दिया। उसके बाद थर्ड जो है उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट आया, और टू क्या लिखा है मशीनरी। इसका मतलब डेबिट साइड अब मैं क्या लिखूंगा, टू मशीनरी अकाउंट,
और वो अमाउंट है हमारी 40,000। इज इट क्लियर सर? अब इसको डायरेक्ट लिखना हो तो ये विदाउट जनरल एंट्री देखे बिना मुझे अगर लिखना हो तो देखो, जब लैंड की प्राइस थी ना वो इंक्रीज हुई थी, तो इंक्रीज हुआ मतलब मुझे बेनिफिट हुआ। तो जिस चीज में बेनिफिट होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखी जाती है और उसी अमाउंट से लिखा जाता है जिस अमाउंट से आपको इंक्रीज हुआ है। सेम फंडा बिल्डिंग में भी इंक्रीज हुआ था तो उसको क्रेडिट साइड लिखा, बट जब मशीनरी की बात आई तो मशीनरी की वैल्यू जो है वो क्या हुई थी, रिड्यूस हुई थी, तो मशीनरी को कौन सी साइड लिख दिया, डेबिट साइड लिख दिया, सिंपल। चलो उसके आगे बढ़ते हैं। वैसे इसके बाद वाला जो सम है वो वैसे ही हमें करना है तो पूरा सम समझ जाओगे आप लोग। नेक्स्ट, फिर से रिवैल्यूएशन को डेबिट किया पर क्या लिखा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000, तो मैं क्या लिखूंगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12,000। चलो ठीक है, फिर से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, बैड डेब रिजर्व एंड डिस्काउंट रिजर्व दोनों का 10,000 2,000 मिला के 12,000 दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा। टू बैड डेब रिजर्व अकाउंट 10,000, टू डिस्काउंट रिजर्व अकाउंट 2,000 एंड उसके बाद जो 6 नंबर की एंट्री है उसमें भी रिवैल्यूएशन डेबिट है। स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हुई तो लॉस ही होने वाला है, जाहिर सी बात है, तो रिवैल्यूएशन में मैं डेबिट साइड लिखूंगा, टू स्टॉक अकाउंट। सिंपल फंडा है, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया है फिर से रिवाइंड करके देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, एक दो बार देखोगे जरूर समझ में आ जाएगा, फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों को कि अगर नुकसान हुआ तो डेबिट साइड, अगर फायदा हुआ तो क्रेडिट साइड। दूसरी चीज, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अगर डेबिट है तो डेबिट साइड रिवैल्यूएशन में ऑपोजिट नाम, अगर रिवैल्यूएशन क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन में ऑपोजिट नाम, बस सिंपल। चलो स्टॉक हो गया, उसके बाद क्रेडिटर्स में रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड है तो इसमें मुझे फायदा हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में क्या लिखूंगा, बाय क्रेडिटर्स 20,000, सो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 20,000। क्लियर? उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है इनकम रिसीवेबल में, दोनों ही मैं चीजें एक साथ दिखा देता हूं। पहले मैं डेबिट साइड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिखा देता हूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने थे, 3,000 के, और क्रेडिट साइड दिखा देते हैं बाय इनकम रिसीवेबल अकाउंट, और ये इनकम रिसीवेबल कितनी थी, 2,000 रुपीज। क्लियर? अब हमें सिंपल इसका क्या करना है, टोटल करना है, जिस साइड का टोटल ज्यादा है वो साइड का टोटल हम करेंगे, बट ज्यादातर जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल ज्यादा होता है, पर फिर भी आपको चेक दोनों साइड कर लेने का। मैं पहले क्रेडिट साइड का टोटल करता हूं, फिर उसमें से आपको डेबिट साइड का जो भी है वो चीज आपको डिडक्ट कर देनी है। इज इट क्लियर? चलो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आएगा, तो क्रेडिट साइड का 70 + 50 120 + 20 140 1,42,000 का टोटल आया, 1,42,000। इस 1,42,000 में से मुझे ये सारी चीजें माइनस कर देनी है। चलो काउंट कर लेते हैं, इसका टोटल कितना होता है, 40 + 12 52 + 10 62 64 एंड 70,000 इसका टोटल हुआ। 1,42,000 में से 70,000 डिडक्ट करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 72,000 वैल्यू आएगी। ये 72,000 जो है वो प्रॉफिट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके बीच में, तो हमारे 3 पार्टनर्स है, उन तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलो तीनों पार्टनर्स का नाम मैं देख लेता हूं, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। यहां पे हम लिखेंगे 2, क्या लिखने का, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसा लिख के नीचे तीनों का नाम, राजेश, उसके बाद पुष्पा और उसके बाद प्रतिभा, तीनों का मैंने लिख दिया है। 72,000 अमाउंट है, उसका रेशियो 2:3:1 था। कौन सा रेशियो देखने का गाइस, पुराना रेशियो देखने का, न्यू रेशियो नहीं देखना है हम लोगों को। तो पुराना रेशियो 2:3:3 मतलब 2 + 3 5 + 1 6। 72,000 को आप 6 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा, तो 1 था वहां पे 12 लिख देता हूं, 2 था वहां पे 12 का डबल 24 और 3 है वहां पे 36,000। मैंने तो ऐसे किया है, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा ऐसा मान लेते हैं, आप कैलसी में करना, बराबर। बाकी ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ओके गाइस, तो ये हो गया हमारा 72,000 ये प्रॉफिट हुआ। अब इसकी एंट्री जो लिखनी पड़ेगी, तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड मुझे राजेश, पुष्पा और प्रतिभा दिख रहे हैं, तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा,
तो डेबिट साइड हम लिखेंगे, सॉरी एंट्री लिखेंगे हम 10 नंबर, तीनों को डेबिट करेंगे, सॉरी रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट, टू पुष्पा कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रतिभास कैपिटल अकाउंट। क्लियर? और उसकी जो भी अमाउंट थी 24,000, 36,000, 12,000 एंड टोटल 72,000 डेबिट में। ऐसी एंट्री लिख देंगे। अगर लॉस हुआ होता तो ये सारे पार्टनर्स हमारे क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं, और क्रेडिट में हम लिखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये हो गया हमारा पूरा सम, इसका कर देना है आपको टोटल यहाँ पे। और फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कॉल करना, आई मीन मैसेज करना, कॉल तो नहीं कर पाओगे। और ये सारी जो है उस अमाउंट का टोटल कर लेना, ठीक है, और यहाँ पे लिख देना, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा पूरा सम। आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है जब इस टाइप के सम देखते हैं तो, पर पूरा वीडियोस देखना चाहिए आप लोगों को, तो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इज इट क्लियर? आई होप कि पूरा समझ में आ गया। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट सम करेंगे। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच गाइज।